नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तरबूज की उन्नत खेती के बारे में। किसानों के अक्सर सवाल रहते हैं कि तरबूज की कौन सी बेस्ट वैरायटी है जिसका चुनाव यदि हम करते हैं तो फ्रूट की क्वालिटी अच्छी हो और मार्केट में डिमांड अच्छी हो। और दूसरा सवाल रहता है अक्सर कि लागत कितनी लगती है, 1 एकड़ में यदि हम तरबूज की खेती करें तो कितनी लागत आएगी, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा लगाने का अनुकूल समय, कीट एवं बीमारियां कौन सी आती हैं, उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं को एक एक करके चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लगाने का अनुकूल समय के बारे में। तो तरबूज की खेती के लिए जो सबसे अच्छा समय है, बेस्ट समय है, वो होता है दिसंबर से लेकर मार्च के महीने तक आप तरबूज की बुआई कर सकते हैं। तरबूज को आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। बात करते हैं जलवायु एवं तापमान की। तो तरबूज की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह गर्मी के दिनों में इसका उत्पादन मिलता है। तो गर्म एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। मिनिमम तापमान 18 और मैक्सिमम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस यदि होता है तो इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है किसान भाइयों। अब गेहूं की कटाई हो जाती है मार्च अप्रैल के महीने में, उसके बाद भी हम इसको लगा सकते हैं। भूमि और खेत की तैयारी की बात करें तो आपको जो तरबूज की खेती है, सबसे जो बेस्ट मृदाएं हैं, काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी और रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, ये मिट्टियाँ तरबूज की खेती के लिए बेस्ट मानी जाती हैं। और मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए किसान भाइयों। यदि जानवरों की समस्या है, नीलगाय की समस्या है, तो आप तार फेंसिंग जरूर करें। और इसके साथ साथ यदि आपकी मिट्टी एल्कलाइन है तो उस कंडीशन में आपको जिप्सम की मात्रा देना चाहिए किसान भाइयों। 50 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको जिप्सम मिलाना चाहिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों उस समय, जिससे आपका जो पीएच मान है, पीएच वैल्यू है, वो बैलेंस हो जाए। इसके अलावा आपको ड्रिप मल्चिंग से खेती करना चाहिए, क्योंकि बीमारियां कम आती हैं और जो आपका उत्पादन है उसमें अनुकूल प्रभाव पड़ता है, उत्पादन क्षमता आपकी बढ़ जाती है। तो 50 किलोग्राम जिप्सम डालना है यदि एल्कलाइन सॉइल है। बात करते हैं उन्नतशील वैरायटियों के बारे में। किसानों के अक्सर सवाल रहते हैं कि कौन सी वैरायटी का चुनाव हमें करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। आपको अपने क्षेत्र, जलवायु और मौसम के अनुसार वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए। जो आपके क्षेत्र में सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी हो उसका चुनाव करना चाहिए। लेकिन हम कुछ ऐसी वैरायटियों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनका उत्पादन काफ़ी अच्छा देखा गया है। जैसे ननहेम्स की मैक्स लगा सकते हैं, नामधारी सीड्स की NS 295, सिंजेंटा की शुगर क्वीन और सिंजेंटा सीड्स की किंग और अंकुर की शुगर क्यूब के नाम से वैरायटी आती है। इनका आप चुनाव कर सकते हैं। इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो अच्छी देखी गई है और किसानों के बीच में काफ़ी पसंद की गई है। एक और वैरायटी आती है सागर किंग के नाम से, उसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। तो इनको आप यदि लगाते हैं तो आपकी अन्य वैरायटियों की तुलना में उत्पादन क्षमता ज़्यादा मिलती है। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो तरबूज की खेती यदि आप हाइब्रिड बीज लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में 150 से 200 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। हम प्रति एकड़ बीजों की बात कर रहे हैं, ना कि प्रति हेक्टेयर किसान भाइयों। तो 150 से 200 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। इतना बीज पर्याप्त होता है 1 एकड़ के लिए। ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें कितने पौधों की आवश्यकता होगी? तो स्वस्थ एवं हेल्दी जो नर्सरी हमारी तैयार हुई है, 1 एकड़ में लगभग 4000 से लेकर 5000 पौधों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और हेल्दी नर्सरी कैसे हम तैयार कर सकते हैं, चलिए जानते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप की हम कैसे तैयार करें। तो नर्सरी तैयार करने की वैसे तो कई विधियां हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट विधि है उसके बारे में बताने वाले हैं। प्लास्टिक प्रोट्रे में यदि आप नर्सरी तैयार करते हैं तो 25 से 27 दिन में आपकी हेल्दी और स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाती है किसान भाइयों। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, नारियल की खाद आती है, इनको आपको ठीक तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जब ठीक तरीके से मिक्स हो जाए, 25 किलोग्राम मिश्रण में आपको 50 ग्राम UPL की साफ फंजीसाइड आती है जिसमें कार्बेंडाजिम होता है, उसको मिक्स कर देना चाहिए। इससे जो फंगस जनित बीमारियां हैं वो कंट्रोल होती हैं शुरुआती अवस्था में। और ठीक से भरने के बाद फिर आप एक एक बीजों की सिंगल दानों की बुआई कर दीजिए।
बुआई करने के बाद फिर आपको एक काम करना है, जब आपकी ठीक तरीके से प्रोट्रेज में बुआई हो जाए उसके बाद फिर आपको प्लास्टिक के जो कवर आते हैं, मल्चिंग सीट आती है, उसमें कवर करके रख देना चाहिए 3 दिन के लिए। और इससे क्या होगा कि आपका जो जर्मिनेशन है वो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद निकाल कर शेडनेट हाउस में आप रख दीजिए, जिससे इसकी जो जर्मिनेशन और ग्रोथ की प्रक्रिया है वो जल्दी हो जाती है। किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था में जब हमारी नर्सरी 15 दिन की होती है तो लीफ माइनर की समस्या आती है और पीलापन की समस्या देखने को मिलती है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जब 15 से 17 दिन की हमारी नर्सरी होती है उस समय आपको कुछ इंसेक्टिसाइड हैं, उनका आपको नर्सरी अवस्था में स्प्रे करना चाहिए। यूपीएल की साफ फंजीसाइड 2 ग्राम, नीम ऑयल 2 ml और प्रोक्लैम 5% SG 0.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे कर देना चाहिए। इससे जो शुरुआती अवस्था में आने वाली कीट बीमारियां हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं और आपकी जो नर्सरी है वो स्वस्थ एवं हरी भरी तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, तो इस तरीके से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। मात्र आपकी 25 दिन में स्वस्थ हेल्दी नर्सरी तैयार हो जाएगी। साथियों, तरबूज की फसल से यदि अच्छा उत्पादन निकालना है तो आपको बेड विधि से ही खेती करनी चाहिए। और बेड विधि से खेती करने के लिए आपको बेड मेकर या बेड राइजर की सहायता से, बेड मेकर की सहायता से बेड तैयार करना चाहिए। और इसके लिए जो दूरी है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बेड से बेड की दूरी 5 फीट, बेड की चौड़ाई 2 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। किसान भाइयों, और इसके बाद ठीक तरीके से आपको ड्रिप लाइन बिछाना है। जब आपके बेड तैयार हो जाएं, ड्रिप लाइन आपको 16 mm की इनलाइन ड्रिप बिछानी चाहिए। और इसके बाद जब आपकी ड्रिप की फिटिंग हो जाए ठीक तरीके से, उसके बाद फिर आपको मल्चिंग पेपर बिछाना चाहिए। मल्चिंग पेपर आपको यदि बिछाना है तो आप लगभग 25 माइक्रोन की मल्चिंग पेपर ले सकते हैं। 25 माइक्रोन की जो मल्चिंग पेपर है वो लगभग 6 महीने तक बड़े आराम से चल जाती है। इससे खरपतवार कम उगते हैं, कीट बीमारियां कम लगती हैं और आपका जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलता है। किसान भाइयों, पानी की आवश्यकता कम होती है। तो मल्चिंग पेपर आपको 25 माइक्रोन का लगाना चाहिए। और जब आप बिछ जाए मल्चिंग पेपर तो होल्स कैसे करना है, 2 इंच की जो होल्स की साइज है वो करना है आपको, जैसा आप वीडियो में देख रहे होंगे। इस तरह से आप एक टूल्स ले सकते हैं और सावधानी पूर्वक छेद कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बेसल डोज की। तो किसी भी फसल की वृद्धि एवं विकास में बेसल डोज सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। फसल की दिशा और दशा दोनों तय करता है बेसल डोज की हमारी फसल का उत्पादन कैसा होगा और कैसा मिलेगा। तो बेसल डोज की जो मात्रा है वो आपको फसल की शुरुआती जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय आपको डीएपी खाद 50 किलोग्राम, एमओपी खाद 20 किलोग्राम और सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, डिजेंट दानेदार 5 किलोग्राम और गोबर की खाद 2 ट्रॉली आपको मिक्स करके जुताई कर देनी चाहिए। खेत में यदि आप इन खादों को दे देते हैं तो आपकी जो फसल है उसको प्रारंभिक प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं एनपीके वो आपको मिल जाते हैं और आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार देखने को मिलती है। किसान भाइयों, जब भी आप ट्रांसप्लांटिंग करें तो ट्रांसप्लांटिंग करते समय आपको दूरी का विशेष महत्व रखना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आप दूरी को ध्यान में रखते हैं तो फिर आपकी जो ग्रोथ है पौधे की वो अच्छी होती है। और इसके बाद जब भी आप ट्रांसप्लांटिंग करें पौधे की तो हल्के हाथों से ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए। दोपहर के 2 बजे के बाद करनी चाहिए और खेत में हल्की नमी होना चाहिए। किसान भाइयों, क्योंकि नमी होगी तो आपकी जो ट्रांसप्लांटिंग जब पौधे को करते हैं तो वो मुरझाता नहीं है। और आप फिर हल्के हाथों से ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद हल्की सिंचाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो पौधे हैं वो ठीक तरीके से सेटल हो जाते हैं और इस्टेब्लिश हो जाते हैं, जिससे वो मुरझाते नहीं हैं। तो इस तरीके से आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के बाद जब फसल 2 से 3 दिन की होती है तो उस समय आपको सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। तो ड्रिप से 2 से 3 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे के लिए सिंचाई करना है। और वहीं यदि आप फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करते हैं तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करना चाहिए। किसान भाइयों,
और इसके बाद अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के ऊपर। तो आपको रासायनिक दवाओं से खरपतवार का नियंत्रण नहीं करना चाहिए, इससे फसल में झटका लगता है और फसल हमारी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए आपको दोनों बेड के बीच में ध्यान रखिए कि खरपतवार उगे नहीं और आप खेत की साफ सफाई करते रहिए किसान भाइयों। तो इसके लिए जो आपको निराई गुड़ाई करना है वो फर्स्ट निराई गुड़ाई की यदि हम बात करें तो जब आपकी फसल बुआई से ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 25 से 30 दिन की होती है तब पहली और दूसरी निराई गुड़ाई 55 से 60 दिन के आसपास की जब फसल होती है तब आपको करनी चाहिए। इससे आपके खरपतवार कंट्रोल हो जाते हैं और रासायनिक दवाओं से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए आप निराई गुड़ाई को विशेष महत्व दें, निराई गुड़ाई से आप खरपतवार को कंट्रोल करें। हमारे किसान भाई तरबूज की खेती करते हैं लेकिन खादों का जो शेड्यूल है, प्रॉपर मात्रा है वो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन कम मिलता है। तो हम आपको खादों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी खाद हमें कब देना चाहिए। तो फर्स्ट खाद 20 से 25 दिन के आसपास देना है और इसमें यूरिया खाद 20 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम और इसके साथ साथ हमें बायोजाइम 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों। इससे प्रारंभिक अवस्था में खाद मिलने से ग्रोथ अच्छी होगी। सेकंड खाद 40 से 50 दिन के आसपास की जब फसल हो तब आपको इन खादों को देना चाहिए। थर्ड खाद 60 से 65 दिन के आसपास की जब फसल हो तब इनको ठीक तरीके से मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों। तो इससे आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है और आपका उत्पादन अच्छा मिलता है। तो इन खादों को आप सही समय पर देते हैं तो आपकी उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यदि आप ड्रिप से खेती करते हैं तो ड्रिप के लिए आपको इन खादों को देना है NPK 19-19 कैल्शियम नाइट्रेट शुरुआती अवस्था में और NPK 052-34 फूल वाली अवस्था में, मैग्नीशियम सल्फेट NPK 1261-0 और NPK 1744-0, NPK 13-045, NPK 0050, अमोनियम सल्फेट, ह्यूमिक एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनको आपको देना है किसान भाइयों। और ये लिक्विड रूप में आपकी वेंचुरी के माध्यम से देना है। 3 से 4 दिनों का अंतराल होना चाहिए। 3-3 किलोग्राम ड्रिप के माध्यम से चलाना है किसान भाइयों। तो इस तरीके से आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। बात करते हैं स्प्रे के बारे में, कीट बीमारियों के बारे में। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण है कीट बीमारियां आपको समय रहते कंट्रोल करना चाहिए और प्रिवेंटिव में यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको रासायनिक दवाओं का स्प्रे कम करना पड़ता है। प्रमुख रूप से बीमारियों की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज और सड़न की समस्या देखने को मिलती है। कीटों की बात करें तो लाल कद्दू का कीड़ा, लीफ माइनर और फ्रूट फ्लाई इनकी समस्या देखने को मिलती है। जो फल मक्खी है ये हमारी तरबूज की फसल में बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान करती है, तो इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप लगाइए। फेरोमोन ट्रैप आपको फसल से 1.5 फीट ऊंचाई पे लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो मेल फ्लाई है वो अट्रैक्ट होती है और इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बिना रासायनिक दवा के स्प्रे किए। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से इसमें फेरोमोन लगा होता है और इससे आपकी जो फ्लाई है वो अट्रैक्ट होती है और आके इसमें कलेक्ट होती है। इसके अलावा स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं, नीला और पीला। इससे भी आप जो सकिंग पेस्ट हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा नीम ऑयल है, इनका फिश ऑयल है, इनका भी स्प्रे कर सकते हैं प्रिवेंटिव रूप में। इससे कीट बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा फिर भी कुछ बीमारियां, कुछ कीट ऐसे हैं जो इनसे कंट्रोल नहीं होते हैं। हैवी इन्फेस्टेशन होने की कंडीशन में फिर आपको रासायनिक दवाओं की ओर जाना पड़ेगा। तो रासायनिक दवाओं का स्प्रे आपको तभी करना है जब आपको ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो, जब आपका प्रकोप अधिक हो। फर्स्ट स्प्रे की बात करें यदि हम, तो जब आपकी फसल 15 से 18 दिन की हो तो यूपीएल की लैंसर गोल्ड 40 ग्राम, बायर की एंट्राकोल 40 ग्राम लेना है और 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। इसके बाद यदि हम बात करें सेकेंड स्प्रे की, तो आपकी फसल ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 30 से 35 दिन की हो तब सिंजेंटा की एकतारा 10 ग्राम और ड्यूपॉन्ट की कार्जेट 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। एक फंजीसाइड है और एक इंसेक्टिसाइड। थर्ड स्प्रे 50 से 60 दिन के आसपास की जब फसल हो, बीएसएफ की एक्रोबेट कंप्लीट 20 ग्राम और बायर की सोलेमन 10 ml आपको लेना है और 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों।
यदि आप इन 2 से 3 स्प्रे कर देते हैं तो आपकी जो फसल है उसमें कीट बीमारियों की समस्या नहीं आती है, कंट्रोल हो सकती है। इनकी जो ड्यूरेशन है, अवधि है, वो आप अपनी फसल में कीट बीमारियों की अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट फ्लाई और फल मक्खी और लाल कद्दू का कीड़ा, इसकी समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है तरबूज की फसल में। और इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू है और ब्लाइट है, इनकी समस्या देखने को मिलती है और बिल्ट की समस्या देखने को मिलती है। तो इसके कंट्रोल के लिए आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर लेना है और ठीक तरीके से घोलना है। 200 लीटर पानी में 500 ग्राम लेना है और घोलने के बाद फिर आपको ड्रेंचिंग के माध्यम से देना है। यदि आप ड्रेंचिंग के माध्यम से दे देते हैं तो आपकी जो बिल्ट की समस्या है वो कंट्रोल हो जाती है। किसान भाइयों, काफ़ी हद तक मदद मिलती है। बात करते हैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग की। तो जब आपकी फसल ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 60 से 65 दिन की हो जाती है तब आपको पहली हार्वेस्टिंग मिल जाती है किसान भाइयों। तो 60 से 65 दिन में पहली हार्वेस्टिंग मिल जाती है और आपका यदि फसल की ग्रोथ अच्छी है तो उत्पादन भी आपको अच्छा मिल जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तरबूज की फसल की जो लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में, तो तरबूज की फसल वैसे तो पहली हार्वेस्टिंग 60 से 65 दिन में मिलती है, लेकिन यदि हम नर्सरी की बात करें तो लगभग 25 से 27 दिन का समय नर्सरी तैयार होने में लगता है। टोटल लाइफ साइकिल 75 से 80 दिन तक चलती है तरबूज की फसल की किसान भाइयों। तो 75 से 80 दिन की लाइफ साइकिल होती है। वहीं यदि हम बात करें तरबूज की फसल से हमारा जो उत्पादन है वो कितना होगा और बाज़ार भाव कितना मिलेगा, तो यदि हम बाज़ार भाव की बात करें तो 15 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम हमें बाज़ार भाव थोक में मिल जाता है। यदि हम थोक में बाज़ार भाव की बात करें तो 15 से 20 रुपये बड़े आराम से मिल जाता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही मिलता है। हमने कम से कम लिया है। तो इसके बाद हमारा जो बाज़ार भाव 15 से 20 रुपये किलोग्राम हो गए। लागत की बात करें तो 35 से लेकर 38 हज़ार रुपये 1 एकड़ में लागत लगती है। बहुत अधिक लागत नहीं लगती है किसान भाइयों। वहीं यदि हम बात करें तरबूज की खेती से उत्पादन की तो 200 कुंटल के आसपास हमें उत्पादन बड़े आराम से मिल जाता है। और 200 कुंटल उत्पादन तो हमने कम से कम आपको बताया, इससे अधिक ही मिलता है। 15 रुपये का औसत हम बाज़ार भाव मान के चलते हैं, 1500 रुपये कुंटल, तो 2,70,000 रुपये। 180 कुंटल का जो हमारा बाज़ार भाव 15 का था तो 2,70,000 रुपये हुआ। और उसमें से हम लागत को घटा देंगे तो हमें शुद्ध लाभ 2,32,000 रुपये बड़े आराम से मिल जाता है किसान भाइयों। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।